मेजर करके रखे हुए हैं, तो वो मतलब ऑब्स्टेकल से 15 सेंटीमीटर रुकी हुई है, मैसेज आएगा ट्रैक पर। जैसे कि हम लोग का ये प्रोटोटाइप है, तो वैसे ये क्या है कि हम लोग इसको मैम जो देखिए एक्सपेरिमेंट करके तो हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट और सेंसर के बीच का डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर रखे और ये देखे कि जैसे कि उसको ऑब्स्टिकल नहीं है कोई भी, अगर तो नॉर्मली है हमारी ट्रेन चली और लेकिन जैसे ही ऑब्स्टिकल आया तो बिफोर सेंटीमीटर ऑब्स्टिकल के बिफोर सेंटीमीटर जो हमारा जो बता रहे हैं ना यहाँ रखो, ट्रैक के पास खुद रुकना है उसको, ठीक है, और दूसरा ऑब्स्टिकल है ना। चलो ये दो तो कम से कम दिखा दो। वो एक सेंसर काम है। मैम बात है कि ये जो पटरी बना हुआ है वो स्टेबल नहीं बना हुआ, इसलिए थोड़ा सा ये है कि मतलब ये हाई रहेगा तभी वो रन करेगा, और इससे पटरी जहाँ पे नहीं रहेगी तो लो हो जाएगा, कोई रुक जाएगा। और मैम आईआर सेंसर का रेंज अप टू 20 सेंटीमीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर का सेंस पहले जो आपका सेंसर है वो काम नहीं कर, एक का सेंसर का डायरेक्शन क्या रखा आपने? जीरो है। थोड़ा सही से रखो ट्रैक आराम से। ये मैम हाई है तो चलेगी, वो बिफोर होना चाहिए। चलो ठीक है, कोशिश की है। अब ऑब्स्टेकल कर दिखाओ, ऑब्स्टेकल कर दिखाओ, वहीं से ऑन कर दिया। थोड़ा काम करने की जरूरत है, ये ऑब्स्टेकल को कर रहा है, वो है ना, ये ट्रैक की वजह से। ठीक है, थर्ड बताइए। और थर्ड आएगा मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, ट्रैक पर लंबा चौड़ा। अच्छा, ट्रैक का आया था दोनों का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर मैम कोडिंग यूज किए हुए है ना, तो जैसे कि इसको कोई ऑब्स्टेकल मतलब जीएसएम भी आपका काम कर रहा है। और उसके बाद वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोई भी जहाँ पे ये ऐसा चीज हो रहा है उसका लोकेशन जो है वो जीपीएस जो है वो बताएगा। इतना सारा नाम है। ठीक है, नाइस। इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं लग रहा है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। वेरी नाइस। चलो आपका क्या इंजीनियर शेखर? नहीं ये वो भी सिटी बनाया इसका प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। पूरा कोडिंग उन्होंने करके दे दिया। अच्छा, वो बाद में पूछते हैं। ये जो है अभी इनका प्रोसेस में है, पूरा बनाया। चलो ठीक है। स्मार्ट रोड सिस्टम एनर्जी को कंजर्व करने के लिए इसमें क्या है, मान लीजिए जो कोई भी गाड़ी जाती है उसमें क्या होता है कि गाड़ी रूल ना हो, मेरा जो वो इसका जो टाइटल है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट ट्रैकिंग मल्टी फंक्शन का यूज़ किया है। फर्स्ट फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वो सीट बेल्ट डिटेक्शन एंड सीट बेल्ट डिटेक्शन एंड हेलमेट डिटेक्शन है। अगर 4 व्हीलर के केस में अगर जो ड्राइवर है वो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाता है और उसके बगल वाले जो बैठे रहेंगे वो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जो गाड़ी का इंजन होता है वो लॉक हो जाएगा, गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, और यही केस अगर जो 2 व्हीलर के केस में आता है तो अगर हेलमेट जो 2 व्हीलर वाला जो हेलमेट नहीं लगाएगा तो वो आगे वो इंजन को लॉक कर देगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैम इसके लिए हम स्विच को इंडिकेट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे जब स्विच पे लगाते हैं तो यहाँ एक स्विच लगा हुआ रहता है जो ऑन ऑफ हो जाता है, तो हम लोग वहीं पे इंडिकेट करते हैं स्विच के माध्यम से कि अगर ऑन ऑफ होगा तो फिर वो अगर जैसे करके दिखाओ। जैसे कि मैम ये सीट बेल्ट हमारा अभी लगाए नहीं है, ठीक है, गाड़ी ऑन की है लेकिन गाड़ी अभी चल नहीं रहा है, वो इंजन हमारा लॉक हो चुका है।
गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। और यही केस अगर जो टू व्हीलर के केस में रहेगा, बाइक के केस में तो जो सर जो हेलमेट लगाते हैं वहाँ पे एक स्विच दिया हुआ रहता है, जब तक वो ऑन नहीं होगा तब तक वो आगे बाइक हमारा बाइक नहीं चल पाएगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शनैलिटी है। और थर्ड फंक्शनैलिटी क्या होता है कि हमारा जो इंडिया में एक्सीडेंट होता है वो मैक्सिमम क्या होता है ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होता है। वो पिछले साल के रिपोर्ट के अनुसार 38,000 जो है वो एक्सीडेंट हमारे इंडिया में। यस मैम। तो हम लोग एक अल्कोहल सेंसर का यूज़ किए हैं जो दोनों के लिए वर्क करेगा, 4 व्हीलर के लिए भी और 2 व्हीलर के लिए भी। 2 व्हीलर में क्या होगा वो हेलमेट में लगा हुआ रहेगा, और 4 व्हीलर में जो आगे में दिया हुआ रहता है वहाँ पे लगा हुआ रहेगा सेंसर, जो अल्कोहल सेंस करके बता देगा कि ह्यूमन ब्रीथ में सेंसर अवेलेबल है कि नहीं है, सॉरी मतलब अल्कोहल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल रहेगा तो फिर वो मतलब गाड़ी नहीं चल पाएगा, मतलब इसका जो इंजन है वो लॉक हो जाएगा। तो अभी तो वो अल्कोहल नहीं है, इसलिए अभी शो नहीं करवा पाएंगे ये वाला फंक्शन। और जो फोर्थ फंक्शन है हमारा वो एक्सीडेंट डिटेक्शन है। और ड्यू टू केस क्या होता है कि अगर कहीं पे हमारा एक्सीडेंट तो अकर हो जाता है तो क्या होता है अगल बगल वाले जो लोग होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसको छूकर, मतलब कि उनको क्या पुलिस केस का वो डर लगा हुआ रहता है। तो हम इसी को अवॉइड करने के लिए इसमें फोर्थ फंक्शन का यूज़ किया है। फोर्थ फंक्शन का क्या होगा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट अकर होता है तो क्या होता है उसका जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट लोकेशन है, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को वो एक्सेस कर लेगा। हाँ, GSM मॉड्यूल और GPS मॉड्यूल, ठीक है। और वो भेज देगा GPS। और क्या होगा कि जो हमारे अगल बगल में जो नियरेस्ट बाय में अगर हॉस्पिटल और ये पुलिस स्टेशन रहेगा वहाँ पे मैसेज भेज देगा कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट अकर हुआ है, गाड़ी चल रहा है, ठीक है। और ये 4 व्हीलर के केस में क्या होता है कि मैम वो जो एक्सीडेंट है वो पार्टिकुलर एंगल पे होता है, तो यही एंगल शो करवाएगा। पार्टिकुलर एंगल से अगर जो डाउन जाता है तो हमारा एक्सीडेंट अकर हो जाएगा। और ये कार को तुमने ट्विस्ट किया है, ये कार ये हाँ अभी घुमाया, हाँ ये एंगल पे, हाँ एंगल पे, ठीक है। ये एक मैसेज है, हाँ मैसेज उसके लिए हॉस्पिटल को ये जो नियरेस्ट हॉस्पिटल रहेगा वहाँ पे मैसेज चला जाएगा कि यहाँ इस लोकेशन पे एक्सीडेंट अकर हुआ है। लोकेशन आ रहा है। और ये हमारा पुलिस स्टेशन है कि अगर पुलिस स्टेशन है अगर पता तो वहाँ पे भी सोच चला जाएगा कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट अकर हुआ, वो जल्दी से रेस्क्यू कर सकते हैं। और मेडिकल का जो एज सुन एज कोडिंग करो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है तो करस्पॉन्डिंग एरिया क्या है, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं देखेंगे, दे विल नो ओनली कि व्हाट वेयर इज द स्पॉट। और ये मैम यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले है वहाँ पे भी शो कर जाएगा, जैसे कि स्लो ड्राइव एक्सीडेंट अकर्ड, यहाँ पे गाड़ी में शो कर जाएगा कि एक्सीडेंट हो चुका है। ये गाड़ी का डिस्प्ले रहेगा, गाड़ी का कोई ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। मेन चीज़ है कि आपका जहाँ जाना चाहिए वो हॉस्पिटल में उसको खबर होना चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ है। ये जो सर्किटरी बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया यस मैम, ये सब तो मतलब बाइक की है ना, ये सब तो सर्किट जो बाइक की, बाकी जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है कोड मॉनिटर। Sir, first of all, myself Nishant Kumar. I am making a Arduino-based safety band for children. Actually, Interpol की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 24 लाख चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो ऐसे में चाइल्ड एक बहुत ही वनरेबल सोसाइटी बन जाता है, जिसको मतलब और साथ ही किडनैपिंग के भी एज अ इंटरपोल रिपोर्ट की 86,000 केसेस हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से किडनैपिंग और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जैसे केसेस को हटाने के लिए हमने एक सेफ्टी बैंड तैयार किया है, जिसको अगर बच्चे पहन के रहते हैं तो ऐसे में अगर उनके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होता है, हाँ खबर, क्योंकि ऐसी बात है कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स से साझा नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, तो इसमें उनकी मेंटल ग्रोथ और सारी चीज़ें प्रभावित होती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर उनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, तो अब किसी से डर जाते हैं, इस तरह की चीज़ों के साथ मिस हैपनिंग होती है, तो ये पेरेंट्स को अलर्ट भेजेगा कि आपके बच्चे का हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ लोकेशन कोऑर्डिनेट भी सेंड करेगा ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है वो पेरेंट्स वहाँ पे देख सकें। इसी के साथ अगर कई बार किडनैपिंग के केस में क्या होगा कि हमारा GPS मॉड्यूल लगा हुआ है और ये लोकेशन को ट्रैक करता रहेगा। इसके अंदर हम एक स्पेसिफाइड सेफ जोन डिसाइड कर देते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे 23 किलोमीटर दिया होगा है, क्योंकि जनरली स्कूल्स या फिर जो भी मार्केटिंग वगैरह होता है वो 20 किलोमीटर के दायरे में होता है। अगर बच्चे हमारे उस दायरे से बाहर जाते हैं, मतलब उस सेफ जोन से बाहर जा रहे हैं, तो अगर इस तरह की किडनैपिंग की संभावना है तो वो हमें कोऑर्डिनेट सेंड कर देगा, साथ ही साथ कॉल अलर्ट भी भेजता है, क्योंकि जो हमने हार्ट रेट सेंसर पुट किया है यहाँ पे, कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे सांप देख के डर गया, कैसे चीज देख गए, तो अगर पेरेंट्स को ऐसा अलर्ट जाता है तो वो घबरा जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि एक कॉल भी भेज रहे हैं हम लोकेशन के साथ साथ, ताकि हाँ ऑटोमेटिक उस कॉल को रिसीव करके सुन सकते हैं कि सराउंडिंग में चल क्या रहा है।
तो इसके बेसिस पे भी वो आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पास क्या चल रहा है। तो इस तरह से देखिए सर, जैसे कि हमारा काम कर रहा है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर खुद पेरेंट्स को कॉल करना चाहें तो एक हम पैनिक बटन भी दिए हुए हैं, जिसको प्रेस करने पे वो अलर्ट भेजेगा और कोऑर्डिनेट के साथ कॉल करेगा। और अगर ऐसा हो सकता है कि किडनैपर को ये पता हो कि इस तरह का बैंड बच्चे ने पहना हुआ है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, तो वैसे में हमने क्या किया कि अगर कोई बैंड को ब्रेक करता है तो ये लास्ट नोन लोकेशन भेज देगा, ताकि पेरेंट्स जितना जल्दी हो सके उस पर एक्शन ले सकें। तो दिस वाज द होल सिस्टम। अभी हमारा सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा है, तो ऐसे काम कर रहा है। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो अगर जैसे ही बच्चा पैनिक बटन प्रेस करता है, बुलाना चाह रहा है, तो अगर उसने पैनिक बटन प्रेस किया तो अभी यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ, तो अभी हमारा जो प्रोग्राम डाटा कंटिन्यूसली चेक कर रहा था वो रुक गया है, और कुछ देर में ये हमको एक मैसेज सेंड करेगा। पहले आया हुआ लास्ट बार चेक किया तो आया सारा। भाई जी भाई, अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम हुआ तब कैसे आप बचेंगे? ये इसका ड्रॉबैक है अभी तक, बट जैसे ही टेस्ला का स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है तो उसको हम सैटेलाइट से कनेक्ट कर देंगे, फिर हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी रहेगी, तो इस तरह की नेटवर्क वाली इशू नहीं। हाँ पेरेंट्स के पास तो बैंड रहेगा, मोबाइल फोन की जरूरत नहीं इसमें, ऐसा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो स्टूडेंट के पास। हाँ ये सर नहीं सर, ब्लूटूथ नहीं है सर, डायरेक्ट हम GSM मॉड्यूल हम बैंड के अंदर इंप्लीमेंट करके दे रहे हैं, इसलिए इसका कवरेज ग्लोबल रहेगा। और साथ ही साथ हमने ये काम किया है कि अगर एक पेरेंट्स के पास मैसेज गया, कॉल गया, अगर वो रिसीव नहीं कर पाया तो देन ये क्या करेगा कि सेकंड पेरेंट्स को कॉल करता है। अल्टरनेट नंबर हमने इसमें कोड में प्रोवाइड किया हुआ है, तो अभी हम अपना दिए हुए हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ हमने अल्टरनेट नंबर में ये इनका नंबर भी पेस्ट किया हुआ है। इसे बैंड हम ब्रेक कर रहे हैं, हमारा डेटा यहाँ पे स्टूडेंट का बैंड ब्रेक बस बैंड यही रहेगा या बैंड नहीं, एक्चुअली सर बैंड छोटा हो जाएगा सर। एक्चुअली हम घड़ी जैसे स्मार्ट वॉच जैसा आ रहा है, तो लाइक दैट, जैसे सर पहने हुए हैं ऐसा ही रहेगा बैंड। यस इस लाइक दैट। इससे ज़्यादा तो नहीं ना? नहीं सर, अभी इससे भी छोटा रहेगा। मेन वही है ना कि बैंड ऐसा हो कि पता ना चले। ये है बैंड, ये सर्किट वही है उसका, यही है ना, बैंड ये यहाँ से पता ना चले कि बैंड पहने हुए हैं। हाँ नहीं पता भी चलने से क्या वो लगेगा वॉच जैसे, उसको आप बाहर से नीचे से अंदर से वो डिजाइन ऐसा होना चाहिए इसको ये ना लगे कॉल नहीं किया। सुन लिया ना आपने, वॉच के नीचे सर्किट लगाइए और वो उसको जिस प्रेस करे लगेगी घड़ी ऑन कर रहे ऑफ कर ये ना क्लॉक टाइप रहेगा सर, वो बैंड बनाने का पर्पस यही है कि नॉर्मली किसी व्यक्ति को क्लॉक लगेगा, बट अगर किडनैपर को ये पता हो कि इस तरह का कुछ फीचर लगा हुआ है तो फिर हमने बैंड ब्रेकिंग का सिस्टम इसमें दिया हुआ है कि अगर टूटता भी है बैंड तो वो लास्ट मैसेज टूटेगा ना तो भी पता चल जाएगा। सर की दिखा चार्ल्स बैंड इज ब्रोकन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आगे सारे हॉस्टल में लगा दो। देखिए ये कॉल, अगर आप कॉल आ गया 50 बैंड के नाम से, अगर हम इसको रिसीव साउंड आएगा, हाँ वाइब्रेशन पे डाला हुआ है मैंने यहाँ पे। अभी आप सुनिएगा इसको, यहाँ पे हम जो भी बोल रहे हैं आपको पूरा हल्का सुनाई देगा। हेलो सर, हेलो आ रहा है ना? तो दिस इज वर्किंग इन फोन ही है, यस। क्योंकि अभी सराउंडिंग की बात चलनी चाहिए, थोड़ा सा हमने एम्पलीफाई किया हुआ है ताकि सराउंडिंग का साउंड ये एक्स्ट्रा कवर करे, तो थोड़ा नॉइजी लग रहा है। अच्छा हाँ, ऐसा देखिए अल्टरनेटिव कॉल भी चला गया। हाँ क्वेश्चन का आंसर कर दो। खोले जिस तरह से पढ़ना होगा उसी तरह से हाँ निकाल सकता है। तो ये लास्ट लोकेशन भेजेगा, लास्ट खोलने पे भी वही होगा। हाँ लास्ट हाँ वो ओपन करेगा, तो लास्ट लोकेशन भेजेगा, कॉल जाएगा, तो कॉल रिसीव करके उनको पता चल जाएगा कि हाँ क्योंकि आखिरकार जाहिर इस बात की अगर तोड़ेगा या खोलेगा दोनों में, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि खोलने वाली जगह पे हम ऐसा सिस्टम ना दें, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि हो सकता है कि किडनैपर खुद से खोल दे, तोड़ने का खोल भी तो सकता है ना, तो हमको दोनों में सेम मैकेनिज्म यूज करना पड़ रहा है।
दैट इज द केस। बट ये है कि माइक्रोफोन से वो सुन सकते हैं कि ऐसा है कि अभी तक टूटा हुआ है, तो ये कॉल गया तो सुन सकते हैं कि आखिरकार क्या कारण रह गया कि हमारे बच्चे सेफ हैं, तो बता देंगे हाँ मैं खेलने जा रहा हूँ, इसका मैंने खोल दिया। 2-3 बार जब तक रिसीव ना हो वो अल्टरनेट कॉल करता रहता है क्योंकि पावर अगर बंद हो गया तो इंटरनल पावर पहले हमारे पे फिर इसके पे अंडरलाइन अनलेस हम अच्छे से बात करके सेटिस्फाई नहीं हो जाते, बैंक प्रॉपर केस में नहीं करा जाता। देखिए एक्सप्लेन ये मैक्सिमम पावर पॉइंट है कि ये सोलर पैनल है जो कि 12 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक मैम ये 12 वोल्ट 5 वाट का सोलर पैनल है। मैम इसमें ये जो सोलर पैनल के थ्रू कितना पावर जनरेट होगा ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा टेम्परेचर और इरेडियंस। मैम टेम्परेचर और इरेडियंस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और खास करके जब इस तरह के डिवाइस को हम कस्टमर के पास लगाएंगे तो वहाँ पे उसको जितने भी टेम्परेचर और इरेडियंस में मिले उसी में हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मैम जो हम लोग जो नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी, मैम उसमें ये होता है कि जो सिस्टम का इंटरनल इम्पीडेंस है वो लोड के इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। मैम तो ये जो इसी चीज़ को हम लोग मैक्सिमम पावर गेन करने के लिए इसी एल्गोरिथम जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है इसी को हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करके इसी को हम लोग अचीव करते हैं। मैम इसमें क्या है, इसको जो इंटरनल यहाँ पे ये जो माइक्रो जो एल्गोरिथम मैम जो बोल रहे थे कि मैकेनिज्म बीच में ऐसा लगाएंगे ताकि वो उसको मैक्सिमम करे, वो जो मैकेनिज्म होता है उसमें एल्गोरिथम होता है जिसमें बहुत सारा एल्गोरिथम एक पैटर्न ऑब्जर्व है और फिर फजी लॉजिक है। तो मैम हम सिमुलेशन पैटर्न ऑब्जर्व और फजी लॉजिक दोनों के थ्रू किए हैं, लेकिन जब हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन दोनों के बीच का यही करते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स करते हैं। तो पैटर्न ऑब्जर्व में ये होता है कि वो थोड़ा सेंस करने में टेम्परेचर और इरेडियंस जैसे चेंज करते हैं उसको सेंस करने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जो फजी लॉजिक होता है वो टाइम नहीं लगता, जल्दी उसके एक्यूरेसी नहीं आएगी। यस मैम, फिर फजी लॉजिक से वो जल्दी वो चेंज कर दिया, मतलब उसके अप्रोच है। इसीलिए हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन फजी लॉजिक है, और फजी लॉजिक के लिए मैम उसका बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब अभी जो मार्केट में सोलर पे इसी पेज पे और जो वोल्टेज यूज करना है करके बाकी स्टोरेज हो जाता है, तो आपका डिफरेंट क्या मैम इसमें बहुत सारे जैसे हम लोग कहते हैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल को समझना था, क्योंकि पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक का जो डीसी कन्वर्टर उसमें तो पूरी तरह से कुछ की हुआ। यस मैम, जैसे इसमें मोटर जो मार्केट में अवेलेबल सोलर पैनल होता है उसमें हमको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस वगैरह नहीं बताता है, वो हम लोगों को उसमें बस ओपन सर्किट वोल्टेज आपको बताता है और शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो बताता है, और बीच का जो उसमें शंट रेजिस्टेंस भी होता है और जो नहीं वो बताया नहीं समझ में है। आप जैसे कुछ किए, कुछ ऐसा लग रहा है कि वो जो स्टोरेज की उसके लिए कुछ और ऐसा मेथड यूज किए कि कमी करें तो वो चार्ज हो जाए, ऐसा कुछ है। यही कंट्रोलर है, ये पिन 40F72 जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें PI कंट्रोलर एक जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़े, उसमें ये है कि जब उसको सोलर पैनल के थ्रू कम वोल्टेज मिलता है तो ये उसको इंटीग्रेट करके और प्रोपोर्शनल करके उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे सोलर जो ये जो बैटरी चार्जर है वो कम वोल्टेज और करंट में भी चार्ज यही कंट्रोल में तो सर, क्योंकि वो जल्दी से टेम्परेचर और इरेडियंस जब चेंज होता है तो पैटर्न एंड ऑब्जर्व जो होता है उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लेता है। फजी लॉजिक जो है उसके कंपेरिजन में बहुत जल्दी चेंज करके फजी लॉजिक ये पता कैसे चला कि फजी लॉजिक लगाना मैं सर क्योंकि बहुत सारे मॉडल बना के देखे हैं जिसमें इसमें हालांकि जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन बक बूस्ट कन्वर्टर का किए, इससे पहले जो फाइनल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन से पहले इसको बूस्ट कन्वर्टर में बना के देखे हैं, बट टर्बन ऑब्जर्व एल्गोरिथम उस पर करके देखे हैं। इसका फजी का एल्गोरिथम खुद डिजाइन करके नो मैं रिजल्ट पेपर और सोलर से जो हम लोग प्रोजेक्ट करने के पहले से था, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं ना। चलो अच्छी बात है, फजी को समझा ना कम से कम। यस मैम, तो वो उसका जो भी है वो जैसे कि ये रूल यहाँ से जो अभी आधार कार्ड यहाँ से डिसाइड करके उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है, फजी को इम्प्लीमेंट करना भी बहुत अच्छी बात है। ये ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन आपने फजी से किया, आपको यही बताना था। इसको भी डिसाइड करके जैसे बक कन्वर्टर मतलब हम लोग जो डीसी उसमें कौन सा लगाए, बक लगाए, बूस्ट लगाए या बक बूस्ट लगाए, तो मैं उसको भी मॉडल सिमुलेशन के थ्रू पढ़ के देखे हैं। बूस्ट लगाए बक बूस्ट लगाए, तो बूस्ट लगाने पे मैम उसका कुछ आउटपुट शॉर्ट
पेपर लिखो फिर बढ़िया बन जाएगा तुम्हारा। बिकॉज अगर पहले से कोई दूसरा मेथड था, आपने उसमें फजी लगाया तो कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ? कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एडवांटेज ही मिले, यू गेट दैट, वो सेम मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ पैरामीटर चेंज हो रहा है तो भी चलेगा। राइट द पेपर। एक और फायदा ये होता है मैम, जैसे यहाँ पे फजी लॉजिक पे एक ये होता है कि उसमें पर्टेल मैन ऑब्जर्व का जो हम ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन फजी लॉजिक में ना हर एक टाइम इंस्टेंट पे वो दिखाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसको मेरा सारा ये कहना कि एनालिसिस जो करोगी ना थोड़ा पेपर बन जाएगा, ये बात बता दे रहे हैं। इसको इसी बेस पे एक पेपर अच्छे से लिखो, कम से कम कॉन्फिडेंस पेपर तो आराम से। कैसे कर रहे हैं? मैम ये डुअल पर्पस है, जो डे के टाइम में सन आएगा और ये ब्लैक बॉडी भी लगाए ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, और यहाँ पे फैन लगाए ताकि ये फोर्स कन्वेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करें और हीट का रेट में बढ़ा दें, जिससे कि ये गर्म हमारे अंदर की तरफ आएगा। नाइट में भी कभी जरूरत पड़ेगा, इमरजेंसी के टाइम या फिर रेनी सीजन होता है कि सर वगैरह नहीं मेनली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे सन से उसी से इसको मैम इसके लिए बस फैन को ऑटोकेड में क्या कनेक्शन के मदद से जो हीट है इसका जो वोल्टेज है वो कहाँ ये फैन को चलाना है। और ये ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट है मैम कि जो सन में आएगा वो ब्लैक बॉडी का 100% एब्जॉर्बर होता है, तो 100% एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट जरूरत से नहीं करेगा, तो जितना हीट इससे बाद में रेडिएशन के रूप में निकलेगा वो ये फैन क्या करेगा कि उसको फोर्स कन्वेक्शन की मदद से अंदर। यहाँ पे मैम जो हम लोग फ्लावर बनाए हैं इसमें जो सीड्स वगैरह फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना भी होगा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो चीज़ खराब नहीं होगा। मैम कुछ कंट्रोल लगाए, कंट्रोल लगाए। मैम ये पहले टेस्ट हम लोग कर लेंगे, जैसे मिर्ची पे की है ना, तो जैसे हम लोग एवरेज टेम्परेचर 35 से 40 के बीच में होता है। हाँ, तो कैसे कुछ सेंसर होना चाहिए कि इस टेम्परेचर से ज़्यादा जाएगा तो हीट रहो, इसके बाद अगर मतलब आगे बढ़ते हैं तो उस पर काम करना वो करना है थोड़ा सा। हमारा जो ड्राइंग होना चाहिए कंट्रोल्ड ड्राइंग, सेंसर लगा के इसके बाद जो क्योंकि एयर अगर जाता रहेगा हमेशा हीट होता रहेगा, सारा खराब हो जाएगा। टेम्परेचर आने के बाद इसका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चूज करना होगा, एक रेंज उस रेंज के अंदर रहे, उसके बाद अभी तो लोग आने वाले ही करें उसको भेजिए ना, किसी को भेजिए सर, कौन है भेजिए फोन पर। तो नॉर्मली डायरेक्ट सन को लिखा गया है कि 40 से 40 आवर में करें, और अगर इसका यूज़ कर सकते हैं तो 25 से 30 के रेंज में ये आवर में, तो उसमें आवर के लिए हम चेक कर लेंगे। अगर एक फीडबैक होता है गाँव वगैरह के लिए से पहले बैटरी चार्ज करेंगे, उसका बैटरी चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज इस मोटर जो है डीसी मोटर से लगा हुआ है, और इसका आराम से बैटरी चार्ज का पहले से चार्ज चार्ज सोलर से चार्ज
है ये मार्केट में अवेलेबल है सोलर कटर नहीं तो बहुत कम पैसे में इसका कितना रहेगा जैसे आपने बताया एक कटर पूरा बनाया जाए बैटरी डाल सकता है तो कॉलेज में ही रहता होगा कितना जैसा बैटरी रोबोट्स रहना चाहिए ना ऐसा बनाओ पकड़ेगा सेंसर करते करते उस हिसाब से जैसे दिखाओ मटेरियल है पेपर है कैलकुलेट करना होगा सरल से मेथड तुम्हारा जो है मेथडोलॉजी टेस्ट सही है लेकिन कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए किस मटेरियल को कट करने के लिए कितना RPM होना चाहिए रोबोट सिस्टम होना चाहिए बाकी आपका तरीका ठीक है सोच अच्छी है प्रोजेक्ट हमारा 2 पार्ट है। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से सिस्टम है स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। ये जो प्रोटोटाइप जो हम तैयार कर रहे हैं ये जो प्रोटोटाइप मतलब स्ट्रेंथ वाइज मतलब ज़्यादा होना चाहिए। एक आदमी बोलो ये स्पीड ब्रेकर ये स्पीड ब्रेकर का ही मॉडल है और ये जो पूरा ये इसके नीचे रहेगा स्पीड ब्रेकर के नीचे रहेगा। हाँ अभी इंडिया में कैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसका मैंने बता रही आइडिया कैसे है और इसको हम कैसे मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना तो भी डिवाइस उसमें हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है जो हमारा वो अवेलेबल नहीं है और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हर जगह अवेलेबल उस तरीके से नहीं है जो कहीं और है। जैसे अगर हम हाइड्रो एनर्जी बना रहे हैं तो जैसे हम जो सर नदी के किनारे वहाँ तो हो सकता है लेकिन जो सर नदी के किनारे नहीं है तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये उसी सब चीज़ को सोच करके हम लोग एक स्पीड ब्रेकर बनाए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है क्योंकि रोड तो हर जगह भी अवेलेबल है और स्पीड ब्रेकर सब जगह जाया जा सकता है और ये पॉल्यूशन फ्री है इको फ्रेंडली है। इस पर किसी भी मैनुअल का वर्क एक्स्ट्रा लेबर हमको चार्ज नहीं दे सकता ये चीज़ है। और ये काम इस तरह चलता है मैम कि जब कोई हैवी व्हीकल या फिर कोई व्हीकल इससे पास करता है तो उसका जो लोड होता है जो वेट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि इसको प्रेस करता है हाँ प्रेस करने से क्या होता है एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो तैयार हुआ ना उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हम लोग इस रेक और पिनियन की मदद से क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैम रेक है और ये पिनियन है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्या करता है ये रेक इस पिनियन की मदद से रोटेटरी मोशन में चेंज कर देते हैं और इस तो इस रोटेटरी मोशन को हम लोग क्या करते हैं चेन और स्प्रॉकेट की मदद से दूसरे शाफ्ट को लेते आते हैं जिस शाफ्ट से जिस शाफ्ट से मेरा जनरेटर या डायनामो जो है वो अटैच है। तो इससे क्या होता है कि जब ये रोटर घूमता है तो ये घूमता है ये दोनों स्पर गियर है ये दोनों स्पर गियर होता है और इसका जो गियर है इसके रनर के साथ मैंने कपल कर दिया तो जब ये घूमता है तो इसका कपल भी घूमता है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाता है। तो मैम इसके आगे अगर हम लोग चाहे जिसको अगर हम बड़ी लेवल बनाते हैं तो उसको हम यहाँ पर बैटरी लगा सकते हैं ताकि हम उस एनर्जी को स्टोर कर सकें। लेकिन ये मैम मेरा छोटा प्रोटोटाइप है तो मतलब उस इलेक्ट्रिसिटी को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक LED लगाया है और ये जो
है। अच्छा तो इसमें कितना बिजली जनरेट हो रहा है? ऑयल नहीं डालना ना, थोड़ा ऑयल डालना था। कितना बिजली जनरेट हो रहा है? कंटिन्यूसली 24 घंटे चलाएंगे सर, 56 किलो ब्रेकर से गाड़ी मिलेगा तो डाटा कितना